हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। महान दार्शनिक रूसो ने कहा था कि व्यक्ति नैसर्गिक रूप से स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वास्तविक रूप से वो कई तरह के जंजीरों से बंधा होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस तथ्य का कि हर एक व्यक्ति का कुछ फंडामेंटल राइट होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए। हमारा देश जब आजाद हुआ और हमारे देश का संविधान बनाया गया, तो उस संविधान ने हमें मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट दिया है, मौलिक अधिकार प्रदान किया है। आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान में वर्णित फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार के संबंध में जानेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल करियर कंसर्ट को सब्सक्राइब करें। ये चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के उद्देश्य से बनाया गया है और आपका समर्थन, आपका प्रोत्साहन हमारे लिए प्राणवायु का काम करता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि जो भी वीडियोस बने वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जाने भारत के संविधान में वर्णित फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए, मौलिक अधिकार से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों को और विभिन्न अवधारणाओं को। और यह जानना हर एक प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है और यहाँ से हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं किसी ना किसी रूप में। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए, तो बहुत ध्यान से इसे सुनना है और अपने नोट्स को तैयार करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो चलिए आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा करें। आइए, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान में भाग 3 में वर्णित है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में 22 भाग हैं और भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन भारत के संविधान में किया गया है। और मौलिक अधिकार जब हमारा देश का संविधान सभा के द्वारा बनाया जा रहा था, तो इस कंसेप्ट को अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार के कंसेप्ट को अमेरिका के संविधान से लिया गया। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने थे, उन्होंने मौलिक अधिकार के सेक्शन को कंसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। उन्होंने कंसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। यूएनओ ने भी मौलिक अधिकारों का समर्थन करते हुए चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोषणा की थी, क्योंकि मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है और इसकी रक्षा होना भी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई और इसके लिए प्रावधान बनाए गए। तो मौलिक अधिकार क्या है? तो यह एक वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार, यहां ध्यान देना है, क्योंकि मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इसलिए यह अधिकार को वैधानिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, जिसकी सुरक्षा कानून द्वारा की जाती है। मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग अगर संपूर्ण विश्व की बात करें तो फंडामेंटल राइट का डिमांड 1789 में, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उसके बाद मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग वहां किया गया था। भारत में इसकी मांग यदा कदा उठती रही। 1916 में हमारे देश में होम रूल आंदोलन का शंखनाद किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट कांग्रेस के बैनर तले और बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्र रूप से होम रूल आंदोलन का शंखनाद किया था और इसी आंदोलन में 1917 में मौलिक अधिकारों की भी चर्चा की गई थी। और 1919 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, तो इस अधिवेशन में भी मौलिक अधिकार की मांग की गई थी ब्रिटिश सरकार से। और जब 1928 में बर्केनहेड ने
चुनौती दी भारतीय राष्ट्रवादियों को कि आप सर्वसम्मति से अपना संविधान बना के दिखलाइए। तब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन किया गया, जिसने 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी किया। एक्चुअली ये भारत का संविधान बनाने का एक प्रयास था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने हालांकि स्वीकार नहीं किया, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में भी 19 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी। उसके बाद भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग 3 में शामिल किया गया। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अब मौलिक अधिकार में 7 मौलिक अधिकार है। पहला, राइट टू इक्वालिटी, मतलब समता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अंबेडकर साहब ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, मतलब संविधान का आत्मा कहा गया है। और इसी आर्टिकल के आधार पर मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई है। भारत के हर एक नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। और 44वां जो संविधान संशोधन 1979 में जनता पार्टी के सरकार के समय लाया गया था, इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विलुप्त कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। इस तरह अब कुल 6 मौलिक अधिकार है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आइए हम लोग आगे देखें आर्टिकल 12, क्योंकि आर्टिकल 12 से ही मौलिक अधिकार प्रारंभ हो जाता है। आर्टिकल 12 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्र में लागू होगा। मतलब भारत जो केंद्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है, ये सारे क्षेत्र जिस पर भारत की अधिकारिता है, भारत के संप्रभुता के क्षेत्र में आता है, वो हर एक क्षेत्र में यह मौलिक अधिकार लागू होगा। और आर्टिकल 13 कहता है मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किसी भी रूप में अगर मौलिक अधिकारों का कोई अतिक्रमण करता है तो वह अवैध होगा, गैर कानूनी होगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब हम लोग जानेंगे जो पहला राइट टू इक्वालिटी जो है 14 से लेकर 18 तक जो है राइट टू इक्वालिटी अर्थात समता के अधिकार का प्रोविजन भारत के संविधान में किया गया है। इस अधिकार का उद्देश्य नागरिकों को राज्य द्वारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना है। मतलब कोई भी पार्शियलिटी किसी भी व्यक्ति के साथ भारत के लोगों के साथ ना हो, इसके लिए यह प्रावधान लाया गया है। जहां आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। भारत में जो भी रह रहा है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, वो कानून के समक्ष, कानून अलग अलग नहीं होगा। अगर वो कोई अपराध करता है तो ऐसा नहीं है कि भारतीयों के लिए अलग पनिशमेंट या सजा का प्रावधान होगा, दंड का प्रावधान होगा, और विदेशियों के लिए अलग होगा। मतलब विधि के समक्ष इक्वल माना जाएगा हर एक व्यक्ति को। आर्टिकल 15 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो सामाजिक समता, सोशल इक्वलिटी की बात करता है और कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि यह आर्टिकल ये बात कहता है, लेकिन इसके साथ संशोधन भी किया गया है और यह संशोधन आर्टिकल 15(3) में जोड़ा गया है कि राज्य अगर चाहेगा तो महिलाओं और बच्चों के लिए वो कुछ विशेष उपबंध कर सकता है।
महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। और 15(4) कहता है कि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति है, उसके लिए भी सरकार प्रावधान, कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है ना। ऐसा कहा गया इसीलिए कि एक इक्वलिटी आए हमारे समाज में, समरसता आए, इसके लिए 15(3) और 15(4) जोड़ा गया। लेकिन सामान्य रूप से किसी भी तरह का भेदभाव को हमारा भारत का संविधान निषेध करता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में सबको जानना बहुत जरूरी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब जो भी सरकारी पद के लिए वैकेंसीज आती है वो सब के लिए समान अवसर हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ना जाति, ना धर्म, ना मूल वंश, ना स्थान के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी सबको समान अवसर दिया जाए। यही कहता आर्टिकल 16 और 16(1) में यह बतलाया गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन की नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, मतलब इक्वलिटी होगी। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में आरक्षण का प्रावधान है, और यह आरक्षण का प्रावधान इसलिए कि समाज के वो वर्ग जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है, जिनकी स्थिति दयनीय है, उनको एक लाभ दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, ताकि उनको भी नियोजन में इक्वलिटी के आधार पर उन्हें भी अवसर प्रदान हो, अवसर मिले। इसके लिए आर्टिकल 16(4) भारत में जो आरक्षण लागू है वो आर्टिकल अनुच्छेद 16(4) के आधार पर दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए सरकारी पदों पर आरक्षण लागू कर सकती है। इसके अलावा 77वें संविधान संशोधन में न्यायालय के द्वारा और भारत के संसद के द्वारा प्रोन्नति में भी, संविधान संशोधन संसद कर रही है, प्रोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान लाया गया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो हमारे देश के सामाजिक व्यवस्था का एक बहुत गंदा पक्ष आप कह सकते हैं, वो था अस्पृश्यता की भावना, छुआछूत की भावना, अनटचेबिलिटी की भावना। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ नैतिक रूप से आप भेदभाव नहीं कर सकते। आप किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके जाति के आधार पर उसको ये कहना कि आप उसको वो अब अनटचेबल है, उसको छुआ नहीं जा सकता, ये कानूनन अपराध है। और इसी अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का अंत आर्टिकल 17 के तहत किया गया है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, इसके इस आर्टिकल के आधार पर भारत के संसद के द्वारा द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 बनाया गया। अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का भेदभाव होता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान इसी एक्ट के तहत किया गया है। आर्टिकल 18 के तहत, जैसा ब्रिटिश काल में होता था कि जो भी जैसे सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार देती थी भारतीयों को या अन्य को भी, तो उसको नाम के साथ लोग प्रयोग करते थे। आर्टिकल 18 के तहत इन उपाधियों का अंत किया गया है। आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। सिर्फ सैनिक, मतलब सैनिक जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य, ये सब अगर मिलता है तो उसको नाम के साथ प्रयोग में ला सकते हैं। एडुकेशन से संबंधित कोई अगर डिग्री आपको मिलता है या उपाधि मिलता है, जैसे पीएचडी की उपाधि जिसमें लोग डॉक्टर लगाते हैं, तो आप लगा सकते हैं, है ना। 1954 में भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब अवार्ड शुरू किया था, जिसे जनता पार्टी सरकार ने समाप्त कर दिया था 1977 में। लेकिन 1980 में पुनः इसे प्रारंभ कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रहना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल राइट को, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है फंडामेंटल राइट का, जो आर्टिकल 19 to 22 हमारे संविधान में वर्णित है, वो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 के तहत 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पहला, वाक एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से आवागमन की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति को अर्जन करने, धारण करने, व्यय की स्वतंत्रता। हालांकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और जीविका संबंधी स्वतंत्रता जो है वो दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत। अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है और इसके आधार पर क्या क्या स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 19(1) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। ये आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है ना। तो संविधान देता है, लेकिन विचार अभिव्यक्ति ऐसा नहीं कि आप किसी को एब्यूजिंग वर्ड बोले या ऐसा बोले जिससे हिंसा भर के, ये नहीं कर सकते। लेकिन आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इसी आर्टिकल के आधार पर प्रेस को भी स्वतंत्रता प्राप्त है, प्रेस की स्वतंत्रता। और हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झंडा फहराने का, तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार भी 19(1) के आधार पर भारत के हर एक नागरिकों को प्राप्त है। और दूसरा कि आरटीआई एक्ट, जो सूचना का अधिकार दिया गया है भारत के नागरिकों को, वो भी 19(1) से प्रेरित है और आर्टिकल 21 से प्रेरित है ना। तो ये सारे अधिकार जो है 19(1) का है, लेकिन इसके लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई। आर्टिकल 19(2) में वर्णित है कि सरकार कुछ सीमाएं लगा सकती है ताकि सुरक्षा, समाज और राज्य का संतुलन बना रहे। आप ऐसे बात, अभी आपको स्पीच की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर वो स्वतंत्रता भारत की सुरक्षा, समाज और राज्य का संतुलन बिगाड़ेगा तो यह दंडनीय अपराध हो जाता है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सरकार असंतोष या दंगा फैलाने वाले विचारों को रोक सकती है, पब्लिक ऑर्डर के लिए रोक सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के लिए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विलंबित कर सकती है। इसके अलावा दुर्व्यवहार या अपराध रोकना, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है कि किसी को अपराध करने या हिंसा फैलाने के लिए उकसाने वाली अभिव्यक्ति पर रोक। ऐसा हमारे संविधान के तहत निर्णय लिया गया है। और हमारा जो इंडियन पेनल कोड है उसमें भी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कहता है कि आप फलाने व्यक्ति की हत्या कर दो और उसकी हत्या वो कर देता है, तो न्यायालय के द्वारा जो उकसाया है उसको हो सकता है मौत की सजा मिले और जो जिसने हत्या की है उसको हो सकता है कि उम्र कैद की सजा हो। तो आप ऐसा कोई बात ना बोलें जिससे हिंसा फैल सकती है ना। समानता और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए भी, है ना, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, अगर आपको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप किसी को गाली दे देते हैं, गंदे अब्यूजिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो ये गैर कानूनी है ना। अदालत के प्रति अवमान्य, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आप नहीं कर सकते, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आप कोर्ट में जाके अगर कोई गलत तरीके से आप बात करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आप सजा विभागी होंगे। अल्पसंख्यकों या संवेदनशील समूह की सुरक्षा, है ना, दूसरे धर्म के बारे में या जाति के बारे में ऐसा बात बोलना जिससे सामाजिक विद्वेष फैले, ऐसा स्पीच पर भी रोक लगाता है गवर्नमेंट। धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर नफरत फैलाने वाली बातें हो तो उस पर भी रोक लगाता है। और जैसा कि मैंने कहा, प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 19(1) के तहत भारत के नागरिकों को प्राप्त है ना। इंटरेस्टिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अधिकार है वो है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। मतलब इसके तहत लोक व्यवस्था के हित में आपको संगठन बनाने का, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का अधिकार जो है वो प्रदान करता है। आर्टिकल 19(3) में अगला है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। आपको सब पहले जैसे संघ बनाना, ट्रेड यूनियन बनाना भी जो था गैर कानूनी होता था, लेकिन 1926 में, ये ब्रिटिश शासन काल में ही ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया। मतलब ट्रेड यूनियन आप बना सकते हैं। लेकिन जब स्वतंत्र भारत में हमारा संविधान यह आदेश देता है, यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति संघ बना सकता है, यूनियन बना सकता है,
एसोसिएशन बना सकता है। यह अधिकार केवल सार्वजनिक व्यवस्था अथवा नैतिकता के हित में प्रतिबंधित किया जा सकता है ना। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात आ जाएगी तब प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे धारा 144 लगता है। कहीं ऐसा सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर में आता है तो धारा 144 लगा दिया जाता है, उस समय में कोई भी सम्मेलन आप नहीं कर सकते, एक जगह जमा नहीं हो सकते। यह देश के हित में किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया जाता है। तो ये स्वतंत्रता हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। अगला कहता है फ्रीडम टू सेटल एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत के किसी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, वहां घूम सकते हैं, इसमें कोई भी बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, आप स्वतंत्र हैं कहीं विचरण करने के लिए। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सार्वजनिक सुरक्षा और एससी के हित में परिश्रमित किए जा सकते हैं, हाँ। जैसे कोई अनुसूचित क्षेत्र है या सार्वजनिक सुरक्षा की अगर बात हो रही है तो आपको कानून के तहत रोका जा सकता है कि भाई अभी वहां दंगा फैला हुआ है, आप वहां नहीं जाएं, है ना। ये इन परिस्थितियों में इस अधिकार का हनन किया जा सकता है क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अब देखेंगे फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी आजीविका के लिए कोई भी कार्य, गैर कानूनी कार्य नहीं, कानूनन रूप से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं और कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए, अब ये तो हो गए स्वतंत्रता का अधिकार। अब आर्टिकल 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। इसमें है कि अगर आपकी गिरफ्तारी आप पर कोई ऐसा किया जा रहा है पुलिस थाने के द्वारा, तो कोई भी व्यक्ति उस दशा में दंडित किया जा सकता है अगर वो किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन करता है। अगर आप किसी कानून का उल्लंघन करते हैं देन आपको गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन एक अपराध के लिए, है ना, आपको 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। इसी को इंग्लैंड में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज कहते हैं। इंग्लैंड में इस तरह के कानून को अगर आप एक अपराध किए हैं तो 2 बार उसके लिए आपको सजा का भागी नहीं बनना पड़ेगा, है ना। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 देता है। संविधान सभी व्यक्तियों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। और आर्टिकल 21 के तहत ही जब 86वां संविधान संशोधन भारत में हुआ 2002 में, तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के तहत जोड़ा गया है ना। अब शिक्षा का अधिकार भी मौलिक, पहले नीति निर्देशक तत्व में था, अब इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है ना। और ये जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारे देश के नागरिकों को भी प्राप्त है और जो विदेशी भारत में आए उनको भी ये प्राप्त है। तो यहाँ पे हमें ने देखा आर्टिकल 21। अब हम लोग आगे बढ़े आर्टिकल 22 के तहत कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध, जब भारत संकट के दौर से गुजर रहा है या आतंकवाद या राष्ट्र के सुरक्षा पर कोई खतरा हो, तो उसके लिए प्रिवेंशन निरोधक कानून, हालांकि निरोधक कानून को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ये उसी उद्देश्य से आया, देश की सुरक्षा की रक्षा के लिए नागरिक और गैर नागरिक को गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण देता है ना। गिरफ्तारी के कारणों, अगर कोई गिरफ्तार करने आपको आ रहा है तो आपको ये जानने का पूरा राइट है कि किस कारण से आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। कोई भी अगर पुलिस आता है आपके पास और गिरफ्तार करने के लिए तो आपको कारण जानने का पूरा अधिकार है। ये आपको संविधान यह अधिकार प्रदान करता है। और 24 घंटे के अंदर आर्टिकल 22 में यह वर्णित है कि अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसे लॉकअप में, थाने में नहीं रखा जाएगा 24 घंटे से अधिक, उसको विदिन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, है ना। और आर्टिकल 22A मतलब ये बात, और 22 में जो 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो विदेशी शत्रु हो, है ना, देश का शत्रु हो, निवारक निरोधक कानून के अधिक गिरफ्तार किया गया हो। निवारक निरोधक कानून जो संसद बनाती है
उसके अगेंस्ट अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उस पर 22(1), 22(1) और 22(2) लागू नहीं होता है। तो ये प्रिवेंटिव लॉ के अंतर्गत गिरफ्तारी 3 महीने से अधिक, 3 महीने के लिए गिरफ्तारी होती है इसकी। जैसा कि आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने का उपबंध किया गया है और ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को संरक्षण प्रदान करता है ना। जब भी गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी के कारणों को जानना है और दूसरा कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। लेकिन ये दोनों बात वहां लागू नहीं होगी जहां देश कोई विदेशी शत्रु की बात हो या किसी निरोधक कानून के अंतर्गत, जिसे प्रिवेंटिव लॉ कहते हैं, जो हमारे देश की संसद बनाती है, उसके तहत किसी को गिरफ्तार किया गया हो। अब निरोधक कानून, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश की संसद बनाती है, देश की सुरक्षा को लेकर बनाती है निरोधक कानून, और उसमें प्रावधान किया गया है था कि 3 महीने के लिए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया 1978 ईस्वी में, और 1978 ईस्वी में संशोधन के बाद इस टाइम पीरियड को 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। और अगर इस पीरियड को बढ़ाना है तो एक सलाहकार परिषद बनाई जाती है और इस सलाहकार परिषद में वही सदस्य होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की अर्हता जिनमें हो, योग्यता हो, एलिजिबिलिटी हो, या सुप्रीम कोर्ट के वो रिटायर्ड जज हो, उन्हीं लोगों से सलाहकार परिषद बनाया जाता है। और अगर बढ़ाना है टाइम पीरियड, 2 महीने से अधिक करना है, तो 2 महीने पूरा होने से पहले सलाहकार परिषद के पास अप्लाई करना होगा। देन वो जजमेंट लेगा कि हाँ 2 महीने से अधिक इसको बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो कई निरोधक कानून हमारे देश में पारित किए गए हैं जिसके बारे में आप सबों को जानना चाहिए। एक तो निवारक निरोध अधिनियम लाया गया था 1950 में, लेकिन 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया था। दूसरा बहुत ही चर्चित निरोधक कानून था मिसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और ये एक्ट आया था 1971 में, लेकिन 1977 में इसे समाप्त कर दिया गया था। एक आया था काफी पोसा, ये भी निरोधक कानून बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका जो विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण के लिए 1974 में आया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में आया था। टाडा, जिसके तहत संजय दत्त की भी गिरफ्तारी हुई थी, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985, और उसके बाद आया था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी 2002। ये सारे निरोधक कानून हैं जो इस देश के संसद के द्वारा बनाए गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़े। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको जानना चाहिए। आर्टिकल 23 और 24 में, भारत के संविधान में आर्टिकल 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है ना। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, जिसको हम लोग बंधुआ मजदूरी कहते हैं, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। बहुत ही दुखद स्थिति है वो, ये आज भी कंटिन्यू है। ब्रिटिश काल में तो काफी व्यापार होता था, मानव व्यापार होता था, जो भी नगदी फसल जैसे कॉफी के बगान में, चाय के बगान में, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। आज भी ये कंटिन्यूटी के साथ है, जिस पर संविधान ने प्रतिबंध लगाया है और इसके लिए कानून बनाए गए हैं। आज भी हमारे देश में मानव का व्यापार होता है, गरीब बच्चियों का व्यापार होता है, जिसे गलत कामों में धकेला जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो कई विदेश भेजे जाते हैं जहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। हाँ, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बात, जो बंधुआ मजदूरी, ये ट्रेंड भी अनैतिक है, अमानवीय है, और इस पर प्रतिबंध लगाने का काम जो है भारत के संविधान ने किया है आर्टिकल 23 के तहत। और राज बहादुर बनाम लीगल रिमेम्बरेंस 1953 में यह वाद हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें महिलाओं और बच्चों के व्यापार को अवैध घोषित किया गया। बोला गया बिल्कुल इलीगल है बच्चों का व्यापार, और मैं ये कोई वस्तु नहीं है जिसका आप पे व्यापार करिए, एक अमानवीय कृत्य है जिस पर हमारे संविधान ने रोक लगाया है। फंडामेंटल राइट के तहत इसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं कोर्ट में।
है ना, सेपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, ये इस एक्ट का नाम है सेपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956। आर्टिकल 24 जो है कारखानों आदि में बाल श्रम पर प्रतिषेध लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए को किसी भी कारखाने में या डेंजरस जहाँ पे काम होता है वहां पर उसको उसका नियोजन नहीं किया जा सकता। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 24 के तहत। अब हम लोग आगे बढ़े। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हाल फिलहाल भारत में इसी एक्ट के आधार पर जो मौलिक अधिकार है जो काफी चर्चा में रहा है, वक्फ वो कानून भी काफी चर्चित रहा है इस दौरान। इसी एक्ट के तहत जो हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसी के तहत ये बातें हैं। आर्टिकल 25 जो है फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कि आप किस धर्म को अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं, ये आपकी इच्छा पर, आपके कॉन्सेंस पर ये डिपेंड करता है। यह अधिकार आपको कानून देता है। और आर्टिकल 25(2) के तहत ही मान लीजिए कोई रिलीजन में कुछ ऐसा प्रावधान है, जैसे सरदारों को, जो सिख धर्म के सरदार जी हैं, वो अपने साथ कृपान रख सकते हैं। हालांकि आप कभी अभी हवाई यात्रा करेंगे और एक ब्लेड भी आप नहीं ले जा सकते हैं, कोई चाकू नहीं ले जा सकते हैं, या कोई ऐसा चीज जिससे खतरा हो सकता है आप नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिख है तो वो अपने साथ कृपान ले जा सकता है। यह अधिकार उसको दिया गया है आर्टिकल 25(2) के तहत। और धार्मिक संगठन बनाने का भी अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 25(2). आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। अगर जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे वक्फ बोर्ड का ही जो मामला आया, वो क्या था, ये जो इस्लामिक शासन था भारतवर्ष में, तो कई तरह का दान दिया जाता था, भूमि दान। जैसे सनातन में, हिंदू धर्म में भूमि अनुदान सातवाहन युग में देखे हम लोग, गुप्त काल में ये ट्रेंड डेवलप हुआ, आगे चलकर यही सामंतवाद में परिवर्तित हुआ। उसी तरह कई तरह की का जो दान है वो इस्लामिक कानून के तहत दिया जाता था जब राजतंत्र हुआ करता था मेडावल इंडिया वाले फेज में। और उसी में जैसे इनाम भूमि है, जैसे वक्फ भूमि है, धार्मिक अनुदान को ही वक्फ भूमि कहते थे, जो हाल फिलहाल विवाद का विषय बना हुआ है। तो ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार भारत का संविधान देता है और उसके पोषण का भी अधिकार देता है। धर्म संबंधी कार्यों के प्रबंधन का अधिकार देता है। वो संस्थाएं जो है चल एवं अचल संपत्ति अर्जित भी कर सकती है और उस पर स्वामित्व का अधिकार भी हमारा संविधान देता है। और संपत्ति के प्रशासन का अधिकार भी देता है। जो भी संपत्ति उस संगठनों के पास है, धार्मिक संस्थाओं के पास है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो ये डिपेंड करता है, इसमें हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता। आर्टिकल 27 धार्मिक व्यय को, जो धार्मिक संगठनों के द्वारा या रिलीजियस कारणों से जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं, व्यय करते हैं, उससे हर एक तरह के टैक्स से, कर से मुक्त रखा गया है। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। आर्टिकल 28 जो है वो बोलता है कि जो धार्मिक संगठनों के द्वारा कोई शैक्षणिक संस्थान अगर है तो वहां पर आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन राज्य के फंड से, राज्य के निधि से पोषित कोई शैक्षणिक संस्था है अगर, तो वहां पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। किसी को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। नहीं तुम इस्लामिक शिक्षा ग्रहण करो ही या हिंदू धर्म की शिक्षा ग्रहण करो ही, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। इन्हीं 4 आर्टिकल को चार्टर ऑफ रिलीजियस लिबर्टी कहा गया है। ये जो 4 आर्टिकल्स हैं इसी को क्या कहा गया है, चार्टर ऑफ रिलीजियस लिबर्टी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।